Hello student, this is Aarti and welcome back to the study anytime classes. Today we will going to start our chapter number 5 of the class 7. The chapter number 5 is about lines and angles. ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे खाली lines and angles का इंट्रोडक्शन. अब देखिए lines और angles ये हम नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं 5th और 6th क्लास में देख चुके हैं, बट फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन में चीज़ें कर लेते हैं. अब देखिए लाइंस कैसे बनती हैं. लाइन भी हमारी एक लाइन होती है और लाइन सेगमेंट भी होती है. तो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होती है, हमारी पॉइंट से होती है. एक जो ये खाली डॉट होता है ये होता है हमारा पॉइंट. हाँ जी, ठीक है. लेकिन अब अगर हम अपने पॉइंट हमारा सिंपल ऐसे होता है एक डॉट, ठीक है. वहीं अगर हम बात करें लाइन की और लाइन सेगमेंट की, तो इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस होता है. लाइन जो होती है वो हमारी फिक्स होती है. मान लो कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट से बीच की फिक्स डिस्टेंस जो होती है, मान लो ए बी, ये लाइन होती है. ठीक है, नॉर्मल क्या है कि इसकी डिस्टेंस फिक्स है कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा फिक्स है. लेकिन जो लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास यही लाइन है, एक ए लाइन है, इस पे एक पॉइंट बीच का है ए और एक है बी, ठीक है. लेकिन अभी क्या है, ये इन्हें हम किसी भी डायरेक्शन से बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं. नहीं, बीच का तो हमें बोल दे कि लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का है, लेकिन इसे आप किसी भी डायरेक्शन में, अभी दोनों साइड से किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हो, तो होती है लाइन सेगमेंट. लाइन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको हम जैसे अगर ए बी एक लाइन है तो ए बी के ऊपर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो इसका मतलब है कि ए बी एक लाइन है. वहीं अगर लाइन सेगमेंट अगर हमें उसका डिनोट करना हो, तो जैसे ए बी है तो ए बी के ऊपर ये लाइन सेगमेंट का ही सिंबल ड्रॉ करते हैं. ठीक है, ये हो गया लाइन और लाइन सेगमेंट के बीच का डिफरेंस. अब एक होती है हमारे पास रे. ठीक है, रे क्या होती है, रे भी एक लाइन ही है आपके पास कि एक ए और एक बी, ठीक है. ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, लेकिन ये है कि ये एक किसी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है, यहाँ से बी की पॉइंट से. अगर मान लो ऐसे पी और क्यू है, ठीक है, डिस्टेंस, लेकिन वो इस तरफ को एक्सटेंड हो रही है, लेकिन है क्या, दोनों के दोनों रे ही हैं. मतलब क्या है, ये किसी एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होती हैं. अब जैसे इसका सिंबल अगर हम डिनोट करें तो कैसे होगा, ए बी है तो ए बी को देखो ए से बी की तरफ को आगे बढ़ रही है, तो इसीलिए हम इसे ऐसे एक्सटेंड करेंगे, सॉरी ऐसे सिंबल दिखाएंगे. वहीं अगर मान लो बी से ए की तरफ होती है तो हम कहते हैं ए बी तो लिखते हैं, लेकिन बी से ऐसा सिंबल लगाते हैं. ठीक है, जैसे कि अब हमारा ये पी क्यू है, पी क्यू वाले में क्या है, क्यू से पी की तरफ को जा रही है, मतलब तो ये वाला सिंबल रहेगा हमारा. ठीक है, तो लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, इनका डिफरेंस क्लियर है हमारा. अब इसके बाद हो आती है हमारी एंगल की, जो कि हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है. ठीक है, एंगल क्या होता है भाई, एंगल का हमें पता होता है कि एक ही पॉइंट से जब दो रे निकलती हैं, ठीक है, जब ये दो रे निकलती हैं, ठीक है, तो ये जब एक ही पॉइंट से निकलती है, मान लो पॉइंट ओ से, तब ये हमारा बनता है एंगल. ठीक है, अब एंगल्स की भी अगर हम टाइप से बात करें, एंगल्स हमने शुरू में पढ़े, एक्यूट एंगल, ऑब्टस एंगल, कैसे कैसे होते हैं. देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल हमें डी में पता ही है. देखो अगर हम डी को ड्रॉ करें, जैसे मान लो ये हमारे पास एक डी होता है, ठीक है. डी में क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है, सबसे यहाँ पे 0 और यहाँ पे 180 होता है, और ठीक यहाँ पे क्या होता है हमारा 90. ठीक है, इसके यहाँ पे फिर हमारा 80 70 60 50 40 30 20 और 10 का, ठीक है. और यहाँ पे भी ऐसे ही 100, ऐसे 10 का गैप होके हमारी ये डिजिट्स होती हैं, और इस तरीके से क्या होता है, ये हमारा होता ही है. ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से, इस 0 से लेके 90 के बीच में, यहाँ के बीच में कोई सा भी जो एंगल ड्रॉ होता है वो होता है हमारा एक्यूट एंगल, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का.
ठीक है। इसकी शेप कैसी रहती है, देखो या तो इस तरीके से रहेगी, लेकिन अगर आप इस पॉइंट से बना रहे हो, मान लो इस पॉइंट से बना रहे हम, तो वो इधर की तरफ को रहेगी। दोनों है क्या है हमारे एक्यूट ही एंगल है, और एंगल हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है। अब जितने भी डिग्री का, मान लो हमने 45 डिग्री का बनाया, 30 का बनाया, जितने का बनाया वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड होता है हमारा ऑप्टस एंगल, सॉरी यहाँ से यहाँ तक का हो गया हमारा एक्यूट एंगल। अब जो ठीक एग्जैक्ट 90 का होता है वो होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल हमारा फिक्स होता है, ये 90 डिग्री का ही रहता है। ठीक है। इस तरीके से इसका स्ट्रेट होता है। ठीक है। और इसके भी सब में हम जो बनाते हैं इसमें इस तरीके से सिंबल बनता है, इसका अपना नॉर्मल है, ये हमारा 90 डिग्री का। ठीक है। नेक्स्ट बात करें ऑप्टस एंगल। ठीक है। ये हो गया हमारा एक एक्यूट एंगल हो गया, एक राइट एंगल, एंड देन ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल में क्या होता है, लेकिन 0 से 90 के बीच का क्या हो गया एक्यूट, एग्जैक्ट 90 का क्या हो गया राइट। ठीक है। और 90 से 180 के बीच का जो होता है, 180 इंक्लूड नहीं होना, 90 तक हम बात करें 91 से एग्जैक्ट 179 तक का, यानी जो बिटवीन क्या हो जाएगा 90 टू 180 के बीच का जो रहेगा, 90 डिग्री से 180 के बीच का जो रहने वाला है वो होता है हमारा ऑप्टस एंगल। जैसे इसके हम बात करें, जैसे ये हो गया, ये एक लाइन है, तो अगर इस पॉइंट से बनाएंगे तो ये बाहर की डायरेक्शन में जाना, ये एंगल होता है। और अगर वही इस पॉइंट से बनाए तो ये किस पॉइंट से भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, वो एक्यूट हो जाएगा, फिर इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में रहना है, ये वाला क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टस एंगल। ठीक है। अब एक्यूट राइट टू ऑप्टस ये 3 हो गए। अब एक बात होगी, एग्जैक्ट 180 का हो तो 180 का कितना होता है, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है हमारा फिक्स 180 डिग्री का, यानी एक स्ट्रेट लाइन, वो होता है हमारा स्ट्रेट एंगल। ठीक है। उसके बाद अब एक आ जाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है भाई, रिफ्लेक्स एंगल होता है हमारा 180 से बड़ा जितना भी होगा, यानी अगर हम बात करें अब ये डी है, यानी अब इससे भी एक्स्ट्रा में होगा, अब इसके ऊपर भी काउंटिंग्स होती है, यानी 180 से जो भी बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, वो होता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब जैसे कि अगर बात करें, मान लो यही हमारे पास एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो अगर आपसे ये बाहर का निकालने को कहा जाए तो ये तो एक्यूट है, ठीक है, लेकिन अगर हमसे ये बाहर का निकालने को कहा जाए, ठीक है, अगर हमसे ये बाहर का निकालने को कहा जाए तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है, समझ रहे हो। ठीक है। देन इसके बाद होता है हमारे, ये तो कंप्लीट हो गए, अब इसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंड द सप्लीमेंट्री एंगल। अब वो दोनों क्या होते हैं देखिए, तो देखिए अब जैसे एंगल में वो हो गए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, देखो मान लो आपको 2 एंगल एक साथ गिवन होते हैं हमें, ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मेरे को बोल दिया कि एक है 50 डिग्री का, ठीक है, और एक दे दिया 40 डिग्री का, ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री हमेशा पेयर में ही होते हैं, ठीक है। तो मान लो एक 40 और एक 50 का दे दिया, तो अगर हमें चेक करना है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री है नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री का पहचान कैसी होती है कि जो सम होता है किसी भी 2 एंगल का वो कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री रहता है, ठीक है। यानी अगर मुझे चेक करना है कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है तो क्या करेंगे, 50 + 40 कर दो, इज इक्वल कितना हो गया 90। अब इस तरह का मान लो हमें बोल दिया जाए, जैसे एग्जांपल बात करें कि हमें बोल दिया कि एक 70 डिग्री का एक एंगल है, ठीक है, हमसे बोल दिया कि इसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री निकालो, तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है सम कितना होता है 90 होता है, तो 90 में से 70 को माइनस कर दो, जितना भी बचा ये 20 डिग्री क्या हो गया, ये हमारा सेकंड वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, ठीक है।
ठीक उसी तरीके से होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, जैसे इसमें हमारा सम 90 डिग्री का होता है, इसमें सम होता है हमारा 180 डिग्री का। कितने का होता है, सम होता है दो ही एंगल होते हैं, पेयर में ही रहता है, सम होता है 180 डिग्री। इसमें 180 डिग्री जैसे अब हम वही बोले हैं, मान लो एक हमारे पास है 150 डिग्री और एक है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, तो जाहिर सी बात है तो क्या होना है, अगर हम प्लस करके देखेंगे 150 प्लस 30 इज इक्वल कितना होना है 180। भाई तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सप्लीमेंट्री है। वही एग्जांपल के तौर पर अगर नेक्स्ट अगर हम बोल दें कि अगर हमें एक बोल दें कि 120 डिग्री का एक एंगल आपके पास ऑलरेडी है, इसका दूसरा वाला सप्लीमेंट्री निकाल के बताऊं, तो कैसे करेंगे, सम प्रॉपर्टीज की पता है 180 है सप्लीमेंट्री की, तो 180 में से 120 को घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 60, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इसका सेकंड वाला सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो गया, सप्लीमेंट्री भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। देखिए एडजेसेंट एंगल में क्या होता है, मान लो हमारे पास दो एंगल होते हैं, जैसे मान लो यही एंगल अगर मान लिया ये वाला एक्यूट एंगल है, एक ये था ए, ठीक है, बी सी हो गया, लेकिन इसी में से कोई एक रे और निकल जाए। ठीक है, अब हमें क्या करते हैं कि ए बी सी एंड नेक्स्ट हमारा डी बोल दिया, तो यानी क्या, जब एक ही पॉइंट से दो एंगल निकलते हैं तो वो क्या होता है हमारे एडजेसेंट। अब जरूरी नहीं वो एक्यूट में ही रहे, ऑब्टस में भी हो सकता है, ठीक है, राइट एंगल में भी हो सकता है। बस क्या होता है एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, एक ही पॉइंट होता है, सेम एंगल से ही दो एंगल निकलते हैं, बस क्या होता है वर्टेक्स और एक वर्टेक्स हमारी अलग हो जाती है, एक आर्म इसमें कॉमन रहती है, वो हो जाते हैं हमारे एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब वही है, इससे बात करें, ये हो गया एडजेसेंट एंगल। इसी तरीके से लीनियर पेयर एंगल भी होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस समझना थोड़ा जरूरी है, लीनियर पेयर एंगल में और एडजेसेंट एंगल में। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, लीनियर पेयर एंगल में भी सेम यही होता है कि दो एंगल निकलते हैं, ठीक है, लेकिन लीनियर पेयर की एक प्रॉपर्टी क्या है कि वही 180 जो दोनों को होता है सप्लीमेंट्री होता है, इसमें भी क्या होता है सम जो है दोनों एंगल का वो 180 ही रहना चाहिए, वो लीनियर पेयर होता है। चाहे वो दो एंगल हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो। अगर मान लो एक ये निकल रहा है, ये मान लो इसमें 30 डिग्री का है, ठीक है, और ये है 150 डिग्री का, तो कितना होगा लीनियर पेयर मान जाएगा कि 180 सम है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मान लो ये 150 की जगह मान लो इसमें एक और निकल गया, ठीक है, ये आपके पास कुछ है और ये आपके पास कुछ है, मान लो ये 90 बोल दिया, ठीक है, तो 90 30 कितना हो गया 120 एंड 60 डिग्री का आपके पास ये हो गया, तब भी क्या होगा इन तीनों का प्लस 180 रहेगा, तो यानी क्या है ये हमारा लीनियर पेयर एंगल था। एडजेसेंट में भी क्या होता है ये एंगल निकलते हैं और लीनियर पेयर में भी ऐसा होता है, बट क्या होता है इसके अगर हम सम करेंगे चाहे दो हो चाहे तीन हो चाहे चार हो, बट सम करके क्या आना चाहिए हमारा 180 डिग्री ही आना चाहिए, तो वो हमारा लीनियर पेयर एंगल हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ तक की बात हो गई। अब इसके बाद करते हैं हम इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, अब देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है भाई, देखो जब भी देखो कोई भी दो लाइन है, अगर मान लो एक ये है और एक ये है, आपस में जब भी दो लाइन किसी एक पॉइंट पे कट करती है, जैसे मैं मान लो ये लाइन मेरे पास ए बी है और ये सी डी है, ठीक है, तो ये किस पे कट कर रही है, ओ पे कट कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे जो ओ है, ओ क्या है हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो अगर हम बात करें तो यानी जो ए बी सी डी क्या है, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पे पॉइंट ओ पे क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग लाइन से क्या होता है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल भी निकलते हैं। देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन से वर्टिकल अपोजिट एंगल कैसे निकलते हैं, ये इनसे ही निकलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए मान लो हमारी दो लाइन ही है, इन्हीं को मान लेते हैं, एक हमारे पास ए बी है और एक सी डी है। अब जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो इनकी जो ठीक अपोजिट वाले एंगल होते हैं, मान लो इसके ठीक अपोजिट में क्या है ये, और इस वाले के ठीक अपोजिट में क्या है
ये। तो यानी अगर मैं बात करूँ एंगल ए, अगर इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हमने ओ माना, ठीक है, तो एंगल ए ओ डी ये बराबर होगा सी ओ बी के, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें एंगल ए ओ सी की, ए ओ सी इस वाले एंगल की, तो ये एंगल बराबर होगा इस वाले का, यानी डी ओ बी के, एंगल डी ओ बी। क्या भाई, क्योंकि क्यों होगा ये बराबर, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट नहीं करते, जो ठीक अपोजिट में होता है वो क्या होता है, हमारे आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब इंटरसेक्टिंग लाइन तो हो गई भाई, जो आपस में इंटरसेक्ट करती है वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। यहीं से अगर हम बात करें नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन की, अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन या हम इन्हें बोले पैरेलल लाइन, ठीक है। अब पैरेलल लाइन तो सुना है ना, ठीक है। यानी पैरेलल लाइन क्या बात करें, ऐसी लाइन जिन्हें आप कितना भी एक्सपेंड कर दो, मान लो ये 3 सेंटीमीटर की, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे एक्सपेंड करे जा रही हूँ, और यहाँ पे भी एक लाइन है, उसे हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सपेंड करे जा रहे हैं, बट वो कहीं पे भी जाके आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। यानी क्या है, जिनका बीच का डिफरेंस, मान लो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर का रहने वाला है, आगे एक्सपेंड करने के बाद भी 3 सेंटीमीटर का रहने वाला है। तो वो क्या होता है, जब गैप इक्वल रहेगा ना, तो वो लाइन अपने आप ही क्या होंगी, कहीं पे भी जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। यानी क्या है, आपस में समान दूरी पे रहती हैं, ठीक है। ये हमारी हो जाती है पैरेलल लाइन, इन्हीं को हम नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी बोलते हैं। अब भाई देखो, जब भी एक लाइन क्या करती है दूसरी को आप कट करती है, उसे हम बोलते हैं इंटरसेक्ट। लेकिन अब पैरेलल लाइन पे अगर मान लो कोई एक तीसरी लाइन आके इसने कट करे, ठीक है, देखो आगे समझते हैं। देखिए, अब जैसे मान लो ये है हमारे पास पैरेलल लाइन, ठीक है, ये लाइन थी ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। अब इस पे मान लो मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इसे हमने नाम दे दिया जे और के, ठीक है। यानी क्या कर रही है, जे के क्या कर रही है, ए बी और सी डी दोनों को कट कर रही है, ठीक है। तो उसमें कहता है, जब अभी तक किसी क्या था, जब एक लाइन एक को ही कट करेगी तो वो तो रहती है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। लेकिन जब एक लाइन किसी 2 या 2 से ज्यादा लाइन को आपस में कट करती है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। यानी यहाँ पे जो जे के है वो क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल, ठीक है। यानी जो क्या कर रहा है, 2 पैरेलल लाइन को आपस में कट कर रहा है, ठीक है। तो यानी याद रखना, जब भी अगर एक ही लाइन आपस में कहीं कट करेगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। लेकिन जब एक लाइन क्या होगी, 2 या 3 पैरेलल लाइन को आपस में कट करती है तो वो होता है हमारा ट्रांसवर्सल। अब आप देखिए, ये हमने कर दिया। अब इसमें देखो, अगर हम देखें ध्यान से तो एंगल बन रहे हैं। देखो, एक एंगल ये बन रहा है, ऑप्टस एंगल है हमारा, एक एंगल हमारे पास ये भी बन रहा है, एक ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, ठीक है। अब यही बात करें, ये वाला एंगल भी बन रहा है, ये एंगल भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। भाई 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं, 4 यहाँ बन रहे हैं। अगर हम नाम दें तो एंगल 1 2 3 4, एंगल 5 6 7 8, 8 एंगल बन रहे हैं इसके अंदर। अब इन 8 को हम कैसे नाम देते हैं, अब देखो 2 एंगल बाहर है और यहाँ से भी 2 एंगल बाहर है, तो ये जो बाहर की साइड है ना, इन्हें हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो यानी अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं इसमें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। 2 एंगल ये बाहर है और 2 एंगल ये बाहर का है, तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। अब वहीं अगर हम बात करें इंटीरियर एंगल की, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ को, यानी इन से पता चल रहा है, यानी इन मतलब अंदर। तो इंटीरियर का मतलब क्या है, अब देखो अंदर कौन कौन से हैं, ये देखो 3 4 5 6 ये अंदर है, तो इन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर। यानी एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या हो गए हमारे इंटीरियर एंगल। अब इसी में देखो एक्सटीरियर एंगल भी होगा और इंटीरियर भी हो गया। अब वर्टिकल अपोजिट एंगल भी तो होता है इसमें। अब ये देखो वर्टिकल अपोजिट कैसे हो गए,
एंगल 1 और 4 आपस में वर्टिकल अपोजिट है, 5 8 के अपोजिट है, 6 7 के अपोजिट है, 2 3 के अपोजिट है। तो यानी इसमें भी अगर हम बात करें वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल में क्या होता है, दो लाइन इंटरसेक्ट। अब देखो अगर मैं इसे खाली ऊपर को अगर हम अनदेखा कर देते, यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये दो इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका अपोजिट ये वाला हो गया। तो यानी क्या हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 4 एक पेयर ये वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंगल 2 एंड एंगल 3, ठीक है। एक क्या है हमारा एंगल 5 एंड एंगल 8, वही और क्या है एंगल 6 एंड एंगल 7। ये है क्या हमारे आपस में अपोजिट है, ठीक है। वर्टिकल अपोजिट है। अब इसमें क्या होता है, एक होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब कोरस्पॉन्डिंग एंगल में क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, देखो जो ये भी इसके ऊपर है और ये इसके ऊपर है, यहाँ वाला ये इधर है और इसका भी इस साइड का जो होगा, दिस साइड का ये जो एंगल 3 है, इस साइड का एंगल 7, यानी इस लाइन के ही नीचे, ये इस लाइन के नीचे, वो उधर का ऊपर है तो इधर का भी ऊपर। यानी अगर हम बात करें इसमें एंगल 1 का कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, एंगल 5 है ना। यहीं से एंगल 2 की बात करें तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, 1 एंड 5 हो गया, तो 3 एंड 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ठीक है। 4 के अपोजिट में 8 है, सॉरी कोरस में 8 है, तो एंगल 4 एंड एंगल 8, ये हो गए, इसे बोलते हैं हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल। अब एक बात करें तो जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, ये इक्वल होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भाई देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, यानी सिर्फ अंदर वालों की बात होगी, ठीक है। सिर्फ इंटीरियर हमने देखा 3 4 और 5 है, तो यानी 3 का अल्टरनेट कौन सा होगा, एंगल 3 में होगा एंगल 6, ठीक है। और 4 के में क्या होगा 5, तो यानी एंगल 4 एंड एंगल 5, ये हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये भी क्या होते हैं आपस में इक्वल, लेकिन कब, जब पैरेलल लाइन हो। ये सब हमारा क्या है, हमारा ये सब तो हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल चल जाता है, लेकिन जब ये आपस में इक्वल की बात हो तो आपस में इक्वल ही सब क्या चलती है, इक्वल वाली प्रॉपर्टी तभी चलती है जब ये क्या हो, हमारी लाइन पैरेलल हो, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, इसमें आता है वो क्या कहते हैं, वन साइड इंटीरियर एंगल, जिन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड। यहां बात कर लेते हैं इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड। अब इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड भी क्या होता है भाई, देखो यानी इसी साइड में एंगल 3 और एंगल 5 है और इसी साइड का 4 एंड 6, तो यानी एंगल 3 एंड एंगल 4 एक ही साइड में ना भाई, इसी साइड का सेम साइड, ठीक है। और दूसरा क्या है एंगल 6 एंड एंगल 4, ये हो गया। अब इसमें भाई सेम साइड इंटीरियर एंगल में क्या होता है, देखो अगर हम एक चीज देखें, ये इधर का इतना हिस्सा है और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो यानी क्या होगा, अगर इन दोनों को प्लस करो तो 180 होना है हमारा। जब इन दोनों का प्लस 180 होता है और ये आपस में बराबर है, तो यानी इस वाले का और इस वाले का सम भी कितना होता है हमारा 180। तो यानी इसकी अगर इंटीरियर की अगर बात करें तो इसका क्या होता है सम
180 डिग्री रहता है इंटीरियर एंगल सेम साइड का। ठीक है, तो यहाँ तक का ये हमारा पैरेलल लाइंस वगैरह लेके इस लाइंस और एंगल्स का क्या इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो अगर एक आधी चीज रही होगी हमारी वो हम एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम अपने स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में।